देखिए मोहन, मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है, जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इसको दो तरीके से मैं देखता हूँ। हम्म। पॉलिटिकल नजरिए से भी देखता हूँ, और दूसरा कि लोगों की भावनाएं क्या है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जी। किसी चीज के पीछे मकसद क्या होता है। कोई हत्या की गई है, अगर उसका मकसद साफ नहीं होता है, तब फिर आप गलत जगह पर जांच कर रहे हैं। अगर आपको मकसद मकसद की तरफ नहीं जा रहे हैं। मेरी जो हम्म। बीजेपी नेताओं से बात हुई, तो उसमें कुछ जो ऐसे सामान्य नेता थे, अभी कहना चाहिए बहुत वरिष्ठ नेता नहीं थे, उनका कहना था ये टीएमसी करवा रही है। एक सामान्य सी बात है, कोई भी नेता कह सकता है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता थे, वो उनसे बात होती है, संजय सिंह वहां पर हैं, जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, वो कहते हम्म। हैं इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जांच अभी ऊपर तक जाएगी। कई और नेता हैं, कैमरे पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये मामला वास्तव में बड़ा है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, दो तरीके, घटना हो क्यों गई, और जो जो घटनाएं अभी लगातार, जो आगजनी की बात हो रही है, जो कार्यालय पे जो हुड़दंग की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, वो क्यों हो रही है। एक्चुअली है क्या, आप सीधी चीज समझिए। हम्म। तो एक मॉब, जो उन्होंने जैसे अब बख्शी ने कहा कि भीड़ जो है वो अलग तरह से काम करती है, ठीक है ना, वो जी। सब जगह ही करती है, सिर्फ बंगाल की नहीं, सारे लोग कर, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको संभालना, उसका उत्साह को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर क्या था, भीड़ जो थी वो जीत के जश्न थी। अब हम्म। इसको आप ऐसे करते हैं, जब बाढ़ आती, जब अंधा, जब कानून, जब ऐसी चीज की, जो कानून बिल्कुल टूटा हुआ है, जहां पर एक अनियमितता है, गुंडागिर्दी का राज जैसे बताया जा रहा है, उन लोगों को चुपी लगता था, उन लोगों को, जो लोग आज झंडा लेके बीजेपी का जय श्री राम करते डर रहे हैं, उनके हिसाब से उन्हें जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता था, उनके डराया जाता था, उनके घर में घुस के मारा जाता था। उनके सारी ये चीजें थी, वो डर के जी रहे थे, ऐसा उनका मानना है। सचिवालय की भी तस्वीरें सामने आती हैं, जहां पर भी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कई पुलिस में भी। तो इस तरह की चीजें जब आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं, बाढ़ के बाद जब बाढ़ घटती है तो वो भी कटान करती है। तो ये बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये स्वतः होता है। लेकिन हम्म। एक्चुअली ये भीड़ जब इकट्ठी होती है, तो उसको उसके उसको रोकना, और यहीं पर समझती, जो केंद्रीय बल थे और जो तमाम दूसरा प्रशासन था, उसने चुनाव कराने के बाद ये समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया, चुनाव ऐसे हो गया, वो हो गया। लेकिन उसे ये भी देखना चाहिए था कि जो भीड़ बहुत तेजी तेजी से दौड़ रही है, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं है, हम्म। तो उसको उसको उसका दिमाग क्या, वो क्या क्या कर सकती है, किस तरह के अप्रत्याशित दंगा भी संभव है, किस तरह के अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, जो इस माहौल को, जो जो नई सरकार आई है उसके बाद बदलाव की जो बात हो रही है, उस बदलाव के जो नैरेटिव है, बदलाव का जो संदेश है, उसको चोट पहुंचा सकती हैं। तो ये लगा। अब आते हैं बात हम चंद्रशेखर रथ पर। जी। देखिए, मेरा मानना यह है कि मेरी जो बात होती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करना बहुत बड़ा हमला है। जो उसका साथी, देखिए उसका साथी एक शकील, जो अली वहां पर कहते हैं, वो ये कहते हैं, जो उनके चंद्रशेखर रथ के साथी थे, जो कहते हैं कि हमारे समय वो दादा ने फोन तो बुलाया था और कहा था कि आओ चाय पीते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। हम्म। वो बिल्कुल। हालांकि बहुत भावुक है, क्योंकि उनके बहुत करीबी मित्र थे, बहुत जो शकील के बहुत करीबी थे चंद्रशेखर रथ। तो वो भावुकता में बहुत सी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं निशाना तो शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन मेरा मानना था कि निशाना शुभेंदु अधिकारी थे, उनको चोट पाना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निशाना चंद्रशेखर रथी थे। हम्म। संदेश देना था कि सबसे करीबी को मारा जाए, क्योंकि जो मारा गया है वो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी रोकती है, दूसरी गाड़ी बाइक से उसको निशाना बनाते हैं, निशाना बेहद सटीक होता है। तो जो लोग इतना प्लान्ड मर्डर करते हैं, वो इतनी बड़ी चूक नहीं करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी की जगह इसको बना दे। यानी कि उनके इरादे में ही ये था, और ये इसलिए था कि शुभेंदु अधिकारी पूरे देश, पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी दूसरी विधानसभाओं में भी जा रहे थे, हम्म। लेकिन ममता बनर्जी जो थी, वो अपनी विधानसभा भवानीपुर में घिर गई थी। और वहां पे चंद्रशेखर रथ की अगर हम बात करें, तो वो वहां पर बहुत गहराई से शुभेंदु अधिकारी के, चूंकि उनके पीए भी थे और उनके इलेक्शन एजेंट भी थे, उनके उनका जो गाड़ी जो इस पे रख लगा है, वो गाड़ी भी उनकी थी, उस पर इलेक्शन एजेंट का जो है परमिशन भी लगी हुई है। तो जी। इलेक्शन एजेंट एक तरीके से उसके उसकी समान ताकत होती है प्रत्याशी के बराबर। वो हर वो काम कर सकता है जो प्रत्याशी कर सकता है, हम्म। उसकी जगह परमिशन लेकर, उसकी जगह तो सारी चीजें करता है। वो बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। तो संदेश ये था कि उसके करीबी को मारा गया, और पूरा मामला ये ममता बनर्जी की हार, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आ जाए कि ममता बनर्जी की हार हुई है और हम्म। हमने इसलिए मारा है। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की हार, ममता बनर्जी के लोगों पे ये रख दिया जाए, क्या हो जाए नहीं कह सकता। लेकिन ये इस आड़ में कोई बहुत बड़ा मकसद और संदेश देने की कोशिश करी गई है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की नहीं सुधरेगी, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई हो जाए। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं, ये घटना ने
जो लापरवाही इन दिनों में हुई है वो केंद्रीय बलों से भी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव कराया, सारी चीजें कराई, प्रशंसनीय प्रशंसनीय है, लेकिन यहाँ पर वो मॉब या भीड़ या दूसरे तमाम उनकी जो कहना चाहिए इंटेलिजेंस फेलियर है, उस तरह की चीजें नहीं देखा, थोड़ी सी लापरवाही में कह सकता हूं हो गया, यहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई, उसके बाद भी होता रहा। तो वो जो घटनाएं हुई है वो घटना बहुत बड़ी है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी गई है, किसने करी है, ये लोग देश के लोग थे, देश से बाहर के लोग थे, इनका वास्तव में कहां था, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज अभी इसको इस तरीके से, और यही बात मुझे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जी। चूंकि सीधे सीधे अभी आरोप नहीं लगा रहे, वो ये तो कह रहे हैं कि हाँ पुरानी बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये गले मेरे भी नहीं उतरती है कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद, ये ठीक है वो सीट पे लड़ी है, वो दूसरे तरीके की बात करेंगी, लेकिन इस तरीके से हत्या कराने के लिए ये सब करना, ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ये कदम ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए इसमें कोई और विदेशी हाथ भी संभव है, ऐसा जी मेरा मानना है। बिल्कुल। तो शिवन जी, ये हमारे चीज है। पास शुवेंदु अधिकारी की वो बाइट भी है जब ठीक रात में हत्या की खबर आती है पीए चंद्रनाथ की, और उसके बाद चौतरफा शुवेंदु अधिकारी को भी आक्रामक देखा जाता है, भड़कता हुआ देखा जाता है कि हिसाब होगा, हिसाब बराबर किया जाएगा, और प्री प्लान मर्डर वो एक बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में इशारा करता है कि ये कितना संगीन अपराध हो सकता है। और जिस हिसाब से आप देखेंगे गोलीबारी हुई, शिवेन जी ने भी बताया और आलोक जी ने भी जिस हिसाब से बताया कि कैसे घेर कर चौतरफा फायरिंग की गई और उसके बाद मौत हुई है पीए की। सुन लेते हैं शुवेंदु ने क्या बताया और आगे किस तरह के एक्शन हो सकते हैं। ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, फुल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस। सीधे तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी कि ये पूरा प्री प्लान मर्डर है, और जैसा कि बोला भी गया कि जो पीए थे ये चंद्रनाथ, वो एक न सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते थे, असिस्टेंट की तरह काम करते थे, वो काम करते थे चुनावी रणनीतिकार की तरह भी। शिवन जी ने बताया कि कैसे वो एजेंट के तौर पर थे, बूथ पर पूरी निगरानी उन्होंने रखी, पूरे चुनाव में उनके साथ थे, प्लान्स बताए, और कह सकते हैं आप छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। भारतीय वायुसेना एक बड़े पद पर उन्होंने काम किया था, 20 साल वहां पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, और इस तरह से फिर वो ऐसे गुंडों का शिकार हुए जो शायद हार से बौखला गए, जो शायद बंगाल के बदलाव से डरते से नजर आए, और शायद वो बदलाव नहीं देखना चाहते। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना शुवेंदु किस हिसाब से बता रहे हैं, उनका आक्रामक अंदाज, और वो दर्द भी नजर आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, प्री प्लान मर्डर किया गया है। नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा साफ है। आलोक जी। देखिए मुकुंद जी, ये प्री प्लान मर्डर तो था ही, और बड़ी टैक्टफुल मर्डर था। ये कोई नौसिखुआ नहीं कर सकता है। सम एक्सपर्ट क्रिमिनल कैन परफॉर्म सच ड्यूटी जी। और अभी अगर सरकार ने आयरन फिस्ट से वहां रूल नहीं किया तो ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता गांव तक भी पहुंच जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होलोकॉस्ट और हिंदी में कहते हैं खूनी खेल। ये टीएमसी और बीजेपी में चालू हो जाएगा, और इसमें निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं होती चली जाएंगी। ये बहुत अलार्मिंग और अलर्ट सिचुएशन है। द गवर्नमेंट मस्ट, चाहे तो आर्मी उतारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारे, सीआरएफ उतारे, बीएसएफ उतारे, लोकल पुलिस उलिस से कोई डराने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग का तो शुरू का इतिहास रहा है प्रो गवर्नमेंट काम करना। अब ये लोग निष्पक्ष हो जाएगा। कहावत है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इनको डिसिप्लिन होने में भी
ठाकुर साहब कुछ टाइम लगेगा। जी, बीजेपी के सर सत्ताधीश भी हम कह सकते हैं, अभी शपथ लेना बाकी है और फॉर्मल तरीके से उनके सत्ता का हस्तांतरण भी बाकी है। लेकिन सर बीजेपी का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्योंकि अब बंगाल की सत्ता तो उन्हें संभालनी है, बंगाल उन्हें संभालना है इस हिंसा को, इस गुंडागर्दी को बचाने के लिए। बीजेपी का नेक्स्ट मूव होगा कि यहाँ पर लोहे का कवच पहन के कुछ दिन तक गवर्न करना होगा। ओके। अरे शांति व्यवस्था होगी। आप खुद सोचिए मुकुंद ठाकुर जी, यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। क्या श्रीराम मिल्स के मालिक श्रीराम जावर जाएंगे वहां ये देखने के बाद कि चला वहां पर ही मारपीट हो रहा है? या किसी और मिल के मालिक मोहम्मद कालू जाएंगे वहां पर टेंडरी लगाने? इससे वहां की क्षति नहीं हो रही है। वहां का जो आदमी मर रहा हो तो मर ही रहा है। ये जो मैसेज दे रहा है अक्रॉस द कंट्री कि यहाँ क्यों बिहार में आज तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, मैसेज जो जाता था गलत, डरे कोई जाता नहीं था। अब वही हाल बंगाल का होगा। एक समय बंगाल was not only the राजधानी of India, but also it was the industrial hub of India. बिल्कुल। आज भी पुराना फैक्ट्री सबको देखिए वहां, पुराना फैक्ट्री सब, रेल का फैक्ट्री, जूट का फैक्ट्री, पता नहीं सदियों पुरानी है वो फैक्ट्रियां। तो अब तो वो स्थिति है नहीं, वहां पलायन कर गया। आप विश्वास करेंगे, मुझे एक आदमी ने परसों कलकत्ता या कोलकाता जो भी है, जगह का नाम है बदल के लोग संतुष्ट हो जाता है। सुकुन जी को सुकुन जी कर दिए तो सुकुन जी बहुत अच्छे हो गए क्या? लेकिन खैर अपने दिल में होता है कि नाम बदल लो भाई। तो उसने कहा कि अगर आप किसी पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं और अगर आपको अपने मकान का पेंट करवाना है जी, तो जब तक वहां के टीएमसी का जो भी है, जो भी हो, उसका जो भी पोस्ट का नाम हो, उसको जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा, ही विल नॉट अलाउ द लेबर टू कम एंड पेंट योर हाउस। इस स्थिति में पहुंच गया था वहां। ये जो अनप्रेसिडेंटेड पोलिंग हुई है, ये उन लोगों के द्वारा ये इतिहास रचा गया है जो डिबाड थे वोट देने से, जो डर के मारे वोटे नहीं देते थे जी। उनको ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और हमारी पार्टी ने कन्विंस कर दिया कि बाहर निकल के आओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और उन्होंने आके वोट किया एकाएक। क्या वहां के लोग इतने प्रबुद्ध हो गए? प्रबुद्ध तो पहले ही थे। भद्रजन, ये तो जाने, भद्रजन के नाम से तो जाने ही जाते थे बंगाली बाबू लोग जी। ये जो वोट से वंचित लोग थे वो वोटिंग में निकल गए, तो अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो, ये जितना सीपीएम में ये पैसा वसूलने वाला सब था उल्टा सीधा, ये सब बाद में शिफ्ट कर गया टीएमसी में, और यहां भी वो एक्टिविटी सब चालू रखा। ममता जी पर मैं उंगली नहीं उठाता हूं, मजबूत नेता हैं, मेहनती नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। रहन सहन एक आम आदमी की तरह, लेकिन उनके नीचे का जो कंट्रोल था वो उनके हाथ में नहीं था। वहां जितने भी लोग थे, चाहे हिंदू के हो, मुसलमान के हो, नदीस मियाँ हो, न फकरुद्दीन मियाँ हो, कालू खान हो, ये सब वहां पर अपना आतंक फैलाए हुए थे जी। और वही हाल हिंदू लोगों का भी था। चलिए आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.